हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 13 को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 12 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा है, अब तक नहीं लगा है, तो ज़रूर लगा लीजिएगा। सभी का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा 1275 पोस्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा। तो इसका लिंक कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसके सेट नंबर 13 को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वॉल्यूम 1 पहले ही मैंने कवर करा दिया था, लेकिन वॉल्यूम 1 को फिर से कवर कराया जा रहा है नए तरीके से। और वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 7 तक को मैंने कंप्लीट करा दिया है। जैसे ही वॉल्यूम 2 का ये 15 सेट्स हैं इस बुक में, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर से वॉल्यूम 1 को सेट नंबर 8 से शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर आपने इन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न यानी कि एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 13 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न के निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्य के सप्तांग सिद्धांत ये दिया था किसने, तो ये कौटिल्य ने दिया था, ठीक है ना। और ये जो सप्तांग सिद्धांत था उसमें सबसे पहले राजा यानी कि स्वामी, दूसरा अमात्य या मंत्री, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड या सेना और सातवां मित्र। तो यहाँ पर देखेंगे तो मित्र दिया गया है 7वां, यानी कि 7वां अंग मित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो दीपावली का पर्व है बेहतरीन तरीके से मनाया है, काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया है। अब लोक आस्था का महापर्व छठ आ रहा है, तो थोड़ा सा 2-4 दिन जो है थोड़ा इस पर्व की त्यौहार की जो तैयारी है उसमें थोड़ा व्यस्त होने के कारण आपको वीडियो कंटिन्यू ना मिले, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जैसे ही हमारा यह महाआस्था का पर्व छठ कंप्लीट हो जाता है, आपको लगातार रोज़ कम से कम 2 वीडियो बिहार दरोगा के लिए ज़रूर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स, यह अशोक ने किया था। देखिए, अशोक का जो 10वां शिलालेख है, 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अच्छा, आपको याद होगा कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इन जो 16 महाजनपद थे इसके बारे में जानकारी जो है यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था ये मगध था, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कि उदाईन वाष्पदाता की दंत कथा किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर होगा कौशाम्बी से संबंधित। एक बार आप लोग भी इसका आंसर चेक करिएगा, मेरे हिसाब से कौशाम्बी होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये उदाईन वस्वदाता की दंत कथा में वत्सराज उदाईन और उज्जैन की राजकुमारी वस्वदत्ता के प्रणय कथा का जो है वर्णन किया गया है, जिसका संबंध कौशाम्बी से। अच्छा, स्वप्न वाष्पदाता ये जो है भास की नाट्य कृति है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। स्वप्न वाष्पदाता भास की, किसकी, भास की यह नाट्य कृति है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था? तो फ्रेंड्स यह जो आया था यह इल्तुतमिश के समय आया था। इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली लेकर के आया था। ध्यान रखेंगे गुलाम वंश का यह शासक था। क्लियर। चलिए, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यह प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नया कर लगाया था, दो नवीन कर लगाया था। एक चराई कर था, एक क्या था? चराई कर था। जो किस पर लगाया जाता था? तो चराई कर जो है दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और एक गढ़ी कर था। गढ़ी कर जो था, यह कर जो है यह घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। तो वहीं गृह कर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है लगाया था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, हुलिया लिखने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा, ये सब इसने शुरू किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर इसका जो है यंग इंडिया हो जाएगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है। ध्यान रखेंगे यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है? बक्सर के युद्ध 1764 सही दिया गया है। सहायक संधि 1863। सहायक संधि जो है यह 1798 आपको याद होगा, बेलेजली ने, लॉर्ड बेलेजली ने, ठीक है ना फ्रेंड्स। और सहायक संधि इसने लाया था। और 1798 में सर्वप्रथम सहायक संधि को अपनाया था किसने? तो हैदराबाद ने, हैदराबाद के निजाम ने 1798 में, फिर मैसूर ने। चलिए, तो ये वाला ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। बाकी ये सारे के सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलय का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अच्छा, ये विलय का सिद्धांत जो था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत, यह डलहौजी ने लाया था। और इसके तहत जो है भारतीय जो राज्य थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें से आपको याद है सबसे पहले यहाँ पर सतारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 1848। उसके बाद झांसी की अगर बात करें तो झांसी को 1853 में, फिर उदयपुर था, इस तरह आपने पढ़ा होगा उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर को कब? तो उदयपुर को 1852 में, ठीक है ना। और बघाट को 1850 में। ध्यान रखेंगे, क्लियर ना। तो ये आप क्रम मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक के बाद यहाँ पर देखेंगे तीन में 1850, फिर 4 में आपका 1852 और फिर दूसरा 1853। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? देखिए, हो जनजाति विद्रोह जो है यह हुआ था 1820-21 में, ठीक है ना। और एक कोल जनजाति विद्रोह है, कोल हुआ था 1831-32 में, ठीक है ना। इससे भी आप ध्यान रखेंगे, कोल 1831-32 हो 1820-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? देखिए, हंटर कमीशन का जो गठन हुआ था ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में विलियम हंटर की अध्यक्षता में। और किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? चूँकि यह शिक्षा से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा पर जो है इस पर विशेष बल दिया गया था। अच्छा, लॉर्ड रिपन के समय ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है ना। इसी के समय नियमित जनगणना भी कराई गई थी 1881 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अच्छा, ये जो नव बौद्धवाद है यह दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दलित बौद्ध आंदोलन, जिसको कि नव बौद्धवाद आंदोलन के रूप में जाना जाता है, यह एक धार्मिक और साथ ही भारत में दलितों के बीच एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी, ध्यान रखेंगे। नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पॉम्पलेट जो है यह लिखा था किसने? तो फ्रेंड्स हिंदी में इसको कहेंगे अब या कभी नहीं, यह रहमत अली ने। रहमत अली राइट आंसर हो जाएगा। और पाकिस्तान घोषणा चौधरी रहमत अली के द्वारा जनवरी 1933 को लिखा गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान घोषणा चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो लखनऊ समझौता 1916 हो जाएगा,
चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन 1919, ठीक है ना, और जलियांवाला बाग भी 1919, ठीक है ना। फिर से मैं लिख देता हूँ 1916, 1917, 1919 और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन सब इसमें पहले जो घटना हुई थी ना 13 अप्रैल, फिर उसके बाद ये अक्टूबर में खिलाफत आंदोलन हुआ था, अक्टूबर 1919 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा इसमें से 1, फिर 2, फिर आपका 4 और 3। तो देखिए 1 2 4 3 कहाँ पर दिए, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। न्यायिक पुनरावलोकन ध्यान रखेंगे, और इसका आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता यह लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 108, इससे भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है। उसके बाद देखिए पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के बाबा साहब कालेकर थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेंगे कि लेखानुदान बना है। लेखानुदान जो है यह बना हुआ है, तो फ्रेंड्स यह बना हुआ है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले आता है? वरीयता क्रम आपको याद होगा, भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, भारत के पूर्व राष्ट्रपति या भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष। 6 तक मैंने क्रम आपको बता दिया। इनमें से अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यूपीएससी का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज में कितनी कार्य सूची है? तो 29, याद रखेंगे, ठीक है ना। और यह अनुच्छेद 243 जी में है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? नहीं पूछा गया है, तो इसमें से आपका कौन सा नहीं था? तो फ्रेंड्स ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज समिति है और उनका वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग मिलान करेंगे CH हनुमंता राव समिति, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1984। GV के राव समिति, तो ये आपका हो जाएगा 1985। अशोक मेहता समिति 1978। LM सिंधवी समिति, तो LM सिंधवी समिति का आपका हो जाएगा 1986। और फिर आपका है यहाँ पर देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है ना। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो ये क्रम आपका हो जाएगा 3 1 5 2 4, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही दिया गया है? संसदीय व्यवस्था में तो देखिए इसमें विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है आपको भली भांति याद होगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है यह अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा उसके जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और अगर केंद्र शासित में बात करें तो दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अगस्त 2008 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन को आधुनिक बनाना, भूमि संपत्ति विवाद के दायरे को कम करना और भूमि रिकॉर्ड रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर तो इसका दिया गया है 2008, ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से बिक्री कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है ना, बाकी सारे प्रत्यक्ष कर हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे और गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः है, राष्ट्रीय विकास परिषद,
ठीक है ना। यहाँ पर आप ध्यान देंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात करें तो 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। 1952 में प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। और देखिए इसका जो कार्य है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण है यह, अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण। तो यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करने से, लेकिन अब तो पंचवर्षीय योजना जो है अब यहाँ पर अगर बात करें तो समाप्त हो चुकी है। ऑप्शन बी होना चाहिए इसका राइट आंसर, लेकिन बुक में इनमें से कोई नहीं दिया गया है। किस यहाँ से मुद्रा को बृहद मुद्रा कहा जाता है? तो देखिए बृहद मुद्रा की बात करें, एक संकीर्ण मुद्रा है और एक व्यापक मुद्रा यानी कि बृहद मुद्रा। तो M1 और M2 जो आता है यह किस टाइप का मुद्रा है? तो संकीर्ण मुद्रा है। और M3 और M4 जो है ये व्यापक मुद्रा होता है। तो M3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? थोरियम का भंडार, चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। थोरियम का भंडार आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालयी वनस्पति की जाति जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस है। महोगनी जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की वनस्पति है, ठीक है ना, महोगनी। अगला प्रश्न है कि अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा आप। चलिए निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण का प्रभाव इसमें से जो है मृदा अपरदन है, जैव विविधता की हानि भी है, नगरीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो यह स्थिति है पारिस्थितिकी में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कवर करा रहा हूँ ताकि कम समय में आप इस सेट को लगा लें। जहाँ आवश्यकता है एक्सप्लेनेशन की वहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो राइट आंसर सेफ्रॉन यानी कि केसर, ठीक है ना। चलिए अंग्रेजी में ही दिया गया है सेफ्रॉन, आप पकड़ सकते हैं। सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव हेतु कबीर पुरस्कार दिया जाता है। शंकर पुरस्कार जो है ये भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति में योगदान हेतु दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। और मूर्ति देवी पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अल नीनो के तीव्र होने के परिणाम प्रायः होता है। अल नीनो के, देखिए अल नीनो हवाओं की दिशा बदलने, कमज़ोर पड़ने और समुद्र की सतही जल में ताप में बढ़ोतरी की विशेष भूमिका अल नीनो निभाती है। तो दुर्बल मानसून जो होगा इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 39 नंबर की निम्न में से कौन सी एक बागानी फसल नहीं है? नहीं पूछा गया है बागानी, तो चूंकि कपास कोको बागानी होता है, चावल बागानी नहीं है, ठीक है ना। खरीफ फसल है। ICR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह हरियाणा में है। और हरियाणा में पूछा जाएगा कहाँ पर? तो करनाल में। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, इनकी बदलती नहीं है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी तरंग दैर्घ्य चाल ये सारे परिवर्तित होते हैं, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने से अधिक रोशनी मिलेगी? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपको भी पता होगा कि अगर हम इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ज़्यादा रोशनी प्राप्त होगी। तो यानी कि 2 में अधिक होगी, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 2 वाले कंडीशन में अधिक होगी। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा है और विभवांतर है और विद्युत शक्ति का मान पूछा गया। तो आपको याद होगा P = VI होता है। ये जो विभवांतर और धारा का रिलेशन है पावर के साथ, तो अगर इसको 2 गुना किया जाएगा तो ये ऑब्वियसली 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? नहीं पूछा गया है। तो चूंकि थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम का होता है, लेड और हीलियम का नहीं होता है। तो आसान प्रश्न है। इनमें से किसने लेज़र का आविष्कार किया था? तो थियोडोर H मेमन ने। आपने TH मेमन पढ़ा होगा, TH मेमन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? तो 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में। S चंद्रशेखर को भी दिया गया है 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में। और CV रमन को भी दिया गया है 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में। जगदीश चंद्र बोस को नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है यह अवस्थित कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह पुणे में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दिखाती है?
तो फ्रेंड्स यह क्या है, यह पिक्नोक्लाइन है, पिक्नोक्लाइन, ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण का युग्म है। कण प्रतिकण का युग्म है तो आपको पता है ना कि पॉजिट्रॉन जो होता है यह पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दिया गया है, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है क्रमशः 18 और 20। इसका द्रव्यमान संख्या पूछा गया है तो 18 + 20 आप कर दीजिए तो 38 इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। आलू किस कुल से संबंधित है। आलू, टमाटर, बैगन ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आसवन जो है ये द्रव अशुद्धिकरण से संबंधित है, ठोस से नहीं है। आसवन होगा इसका राइट आंसर। बाकी ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण ये ठोस अशुद्धि से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। पूछा गया इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। सांद्र घोल से तनु घोल की ओर नहीं जाता है, ये भी दूसरा भी गलत दिया गया है। तो न तो 1 होगा और न ही 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। तो इसमें से अगर बात करें तो हीरा जो है यह मूल तत्व है। किससे इसे इनमें से जो है पूछा गया है कि अनबुझा चूना किसको कहा जाता है। तो अनबुझा चूना कहा जाता है CaO को, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी। देखिए जब ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में जब कमी आएगी तो ऑटोमेटिक जो है आपका श्वास की गति बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर बढ़ जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा जनन ग्रंथि, इसमें से कौन सा है तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि आपका वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय, इंसुलिन और अधिवृक्क कार्टिसोल। तो इसको मिला लीजिएगा अब आप लोग, आसान है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। सौर ऊर्जा ATP में कहाँ पर बदलती है। तो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा ATP में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, यह आपने कई बार पढ़ा होगा। तो पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। टाइफाइड और कोलेरा रोग होता है, तो टाइफाइड और कोलेरा जो है जीवाणु से होता है। उसके बाद देखिए भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत जो है ना यह दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर अगर पूछेगा तो चौथा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चाइना ने जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया है। चलिए भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। ये प्रश्न ऑलरेडी इसी बुक में मिल चुका है। प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्तित्व की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय वाचन दिवस पूछेगा तो 19 जून के दिन किस व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह पुथुवैल नारायण पणिकर के, ठीक है ना। चलिए पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है। आयोजन उड़ीसा में किया गया था, भुवनेश्वर और राउरकेला में, और जर्मनी ने जीता है। उसके बाद देखिए इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये पहला राज्य जो है यह अपना राज्य बिहार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया गया। चूँकि यह पहला है विश्व का, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्लेटिपस जो है यह ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो याद रखेंगे 2024 तक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़कर के कितना प्रतिशत हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बढ़ के हो गया GDP का 2.1%, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया। वे किस पार्टी से थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। शिरोमणि अकाली दल से इनका संबंध था। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 को इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया। तो 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया है। अच्छा, किस वाहन से इसको जो है, किस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है, ज़रा आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो देखिए सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था।
तो सूडान में मैंने आपको बताया था ऑपरेशन कावेरी। करुणा जो है ये म्यांमार में जो मोचा तूफान आया था उसमें राहत के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है ये सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया था उसमें चलाया गया था। चलिए, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा, तो हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2030 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो फ्रेंड्स ये जापान के साथ किया है। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं, तो फ्रेंड्स वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं ये अजय कुमार सूद हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। अच्छा, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक जो है 8वां है, पहला स्थान पर अमेरिका है और यह जारी अंकटाड के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैनग्रोव यानी कि कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर पूछा गया कितना है, तो याद रखेंगे 4992 वर्ग किलोमीटर। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना पेश की है, तो इस योजना का नाम है फिट फॉर 55, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। लोकसभा का मैंने बताया था आपको कि यह राष्ट्रीय पक्षी मोर पर है और राज्यसभा का राष्ट्रीय पुष्प कमल पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया है, इनमें से कितने भारतीय शामिल हैं, तो इनमें केवल एक भारतीय शामिल हैं। उसके बाद देखिए 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है 50वां इटली में किया जाएगा। अभी जापान की हिरोशिमा में हुआ था 49वां। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो फ्रेंड्स यह तेलंगाना में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है, तो चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है यूएई ने, ठीक है ना। चलिए, वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, प्रयाग हिंदी सम्मेलन, नाम पर मत जाइएगा, इसका आयोजन बिहार में होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किया है, तो यह उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाला शीर्ष देश कौन सा है, एफडीआई, ठीक है ना, यह सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर के बाद आपका हो जाएगा कौन सा, तो सिंगापुर के बाद मॉरिशस, उसके बाद यूएई। चलिए, भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है पोलिडोनियम को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ जलडमरू मध्य है, दूसरे तरफ स्थिति है। तो यहाँ पर देखेंगे बेरिन जलडमरू मध्य जो है, बेरिन जलडमरू मध्य, यह बेरिंग और अटलांटिक के मध्य यहाँ प्रशांत दिया गया, जो कि यहाँ पर सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो इसको हाइग्रोफाइट हाइग्रोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। चलिए, 89 नंबर प्रश्न है हमारा, मिलान करना एक तरफ गर्म हवा है और उसका स्थान है। देखिए, अयाला जो होगा, अयाला ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। सामुन जो है, सामुन आपका ईरान। उसके बाद ट्रेमेंटेन जो है ये आपका हो जाएगा मध्य यूरोप में, ठीक है ना, और सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में। तो इसको मिला लीजिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ठीक है ना। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए जो प्रसिद्ध है ये होमस्टेक है। मिसाबी जो है यह प्रसिद्ध किसके लिए है, तो आयरन के लिए, और एरिजोना जो है ये कॉपर के लिए फेमस है। प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है, तो यह वेम्बनाड झील में है, वेम्बनाड झील केरल में है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो प्रत्यावर्ती मानसून से आपको पता है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था, 1937 में स्थापित किया गया था। भारत में कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया था। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करती है, तो फ्रेंड्स यह पंजाब और हरियाणा में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब में। चलिए, 95 प्रश्न में से अपना स्कोर बता दीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे 295, ठीक है ना।
एक बार आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। 97 का जो राइट आंसर 54 हो जाएगा। 98 का आपका हो जाएगा 6 दिन, तो 6 दिन ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। उसके बाद चलिए 99 का राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा कितना, तो 27,500, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और 100 का जो राइट आंसर होगा आपका 10 हो जाएगा।